लाख करोड़ रुपए सीधा जनता आम आदमी के खाते तक पहुंचा है। गोरखाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका भी समाधान और उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है। NH10 सेवक से रंगपुर तक 52 किलोमीटर का 2 लेन की सड़क बनेगी। सेवक से लेकर के सिक्किम तक रेल परियोजना का काम चल रहा है। 750 करोड़ रुपए के खर्च से बागडोगरा का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनेगा। बहुत जल्दी गोरखाओं को लेकर के भी बड़ी घोषणा है। मैं 4 दिन पहले गृह मंत्री से मिला हूँ। काम तेजी से चल रहा है। जो बंगाल की जो TMC सरकार है उसके रहते हुए समाधान निकालना कितना कठिन और कितना जटिल है, हमको ये भी एहसास होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कर सकती है यही सरकार कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपके 5 साल में नष्ट करूंगा। आपको गर्व होगा आपके। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस में एक्सक्लूसिव फिलहाल उपस्थित है दार्जिलिंग जिले से सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव राजू बिस्ट। बहुत स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस में राजू जी। देर न करते हुए, आपका समय भी बहुत कम है, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले 4 स्टेट में भाजपा ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई है। विपक्ष बहुत कुछ कह रहा था कि इस बार भाजपा का सेमीफाइनल जो है उसमें वो फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष औंधे मुंह गिर गया है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? एक ही बात है और वो जो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उनकी लीडरशिप की जो एक्सेप्टेंस है, देश ही नहीं दुनिया भर में उसकी चर्चा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो डायरेक्ट जमीन आम जनता तक पहुंच रही है। कांग्रेस के समय में 65 साल से ज़्यादा सरकारें रही, गरीबों का नारा लगाते रहे, गरीब हर दिन हर साल बढ़ते रहे, लेकिन जो गांव, गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित और इन सब को लेकर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो समावेशी दूरदर्शिता के अंतर्गत जो मोदी जी ने काम किया है, ये उसका परिणाम है। आप कोई भी योजना लीजिए, आज देखिए, आज घर पहुंचने के लिए सड़क, वो मोदी जी की योजना है। घर में आपको अगर जो है छत नहीं है तो आवास योजना के अंतर्गत उसको गरीब परिवार को घर मिल रहा है। चूल्हा जलाने के लिए गैस मिल रहा है, उस गैस में पकाने के लिए चावल मिल रहा है, और रोशनी के लिए LED बल्ब से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तक घर पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है, और किसान सम्मान निधि हो या जो बुजुर्ग लोगों के लिए डायरेक्ट DFT हो, आप कल्पना करिए 23 लाख करोड़ रुपया, ये मैं बता रहा हूँ आंकड़े 3 महीने पुराने, 23 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता आम आदमी के खाते तक पहुंचा है। और मुझे लगता है, देखिए, डेवलपमेंट और समावेशी के साथ साथ जो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा देश में और दुनिया में बढ़ी है, ये बहुत बड़ा कारण है। और उनका जो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसमें सब आते हैं, हर हिंदुस्तानी आता है, किसी भी जात का, पंथ का, धर्म को मानने वाला हो, भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब आती हैं। और मुझे लगता है ये नारा सार्थक हुआ है और उनके प्रति जो आस्था है हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मणिपुर के अंदर में दूसरी बार सरकार बनी, गोवा में बनी, और उत्तराखंड के अंदर में हमेशा ये रहता था 5 साल इसकी सरकार, 5 साल फिर दूसरे की सरकार। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी, दुनिया के जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश उत्तर प्रदेश, और 403 सीट में से 275, 273 जो है भारतीय जनता पार्टी और साथ में गठबंधन को मिला है। और उससे बड़ी बात
25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में चुनाव होते हैं, शांति तरीके से होते हैं और चुनाव के बाद एक भी पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होता। मुझे लगता है ममता दीदी को, टीएमसी को, योगी जी से और उत्तर प्रदेश की जनता से बहुत कुछ सीखने को है। दीदी चली गई थी प्रचार करने, फुटबॉल लेके, खेला हुए का नारा देते हुए उनके साथ खेला हो गया और उत्तर प्रदेश में टीएमसी या एसपी कहीं मतलब बीजेपी के पास तक नहीं है। ये पूरा श्रेय मैं मोदी जी को दूंगा और साथ में उत्तर प्रदेश या बाकी जो 4 राज्य हैं उनमें मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिस तरह से योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम, एग्जीक्यूशन करने का काम किया, ये उन सबको भी श्रेय जाता है। राजू जी, अब आप सीधे हम आपके ज़िले में आते हैं। आपके ज़िले में इस बीच पूरे बंगाल में नगर निगम चुनाव हुए, लेकिन आपके ज़िले में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग ज़िले में चुनाव हुए। लेकिन सिलीगुड़ी में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा भाजपा का, लेकिन दार्जिलिंग में जो प्रदर्शन रहा वो अकल्पनीय रहा। इसके पीछे वजह क्या, कुछ कारण बता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन के अंदर में सिलीगुड़ी में हमने पूरी ताकत झोंक दी थी और कुछ नहीं तो भी कम से कम 12-14 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी। बट बंगाल में जैसा आप सब जानते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, किसी के ऊपर किसी का काबू तो है नहीं और हमें ये पता चला है कि रातों रात मशीनें बदली गई थी। खैर, मैं अब उस आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाता कि कुल मिला के हार हुई है और टीएमसी की सरकार बनी है, वो काम करें, हमारा सहयोग रहेगा और हमने जो कहा था कि 10,000 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे वो 10,000 करोड़ हम खर्च करके ही रहेंगे। रही बात दार्जिलिंग, वहाँ की परिस्थिति कुछ अलग है और क्योंकि दार्जिलिंग कालिम्पोंग की जनता, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के ऊपर में पूरी है, अभी भी है और बरकरार है। लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी का छोटा चुनाव था, आधे लोग चुनाव पे गए, आधे लोग नहीं गए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने सिर्फ 8 ही कैंडिडेट उतारे थे और हमारे पास जो है ये इतना बहुत चतुर चालाकी से ये लोग चुनाव भी रखते हैं टीएमसी के वाले। हमारे पास उतना समय भी नहीं था कि हम अच्छे कैंडिडेट निकाल पाएँ, उसकी तैयारी कर पाएँ। सिलीगुड़ी में एक्सटेंशन मिल गया था कोर्ट की तरफ से 20-21 दिन, इसीलिए हम चुनाव लड़ पाए, नहीं तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति कर दी थी कि दूसरे ओपोनेंट के पास समय ही नहीं था। तो हमारे पास समय भी नहीं था और मैं खुद भी बहुत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव में व्यस्त था और कहीं ना कहीं हम लोग सब अलायंस पार्टी मिल करके जो तैयारी के साथ लड़ सकते थे वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। मुझे खुशी है कि जो है मतलब परिवर्तन हुआ है, कुछ नए लोग चुन करके आए हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे भारतीय जनता पार्टी को सांसद भी मिले, विधायक भी मिले, म्यूनसिपैलिटी भी मिले, पंचायत भी मिले, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होता। ये कई बार डिफरेंट तरीके के राजनीति दल के लोग होते हैं, उससे डेमोक्रेसी और सशक्त होती है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बड़ा कारण मैं ये कह सकता हूँ कि समय का अभाव था, जितनी तैयारी हमको चाहिए था उतना समय हमको नहीं मिला और हम सब की खुद की भी व्यस्तताएं अपनी जगह थी। राजू जी, लेकिन आपके ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि पहाड़ के नेतृत्व में कमी की वजह से इस तरह की स्थिति हुई है। देखिए, कोई विधायक सांसद अपनी बात बेबाकी तरह से रख सकता है और हर एक का अपना आकलन होता है। किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता। मेरा सभी नेताओं से, चाहे वो विधायक हो, चाहे संगठन से जुड़े हुए कोई भी नेता कार्यकर्ता हो, अगर कोई विषय आपके मन में है तो वो विषय संगठन के बैठकों में चर्चा होनी चाहिए कि ना कि पब्लिकली मीडिया की तरफ से इस तरह की बयानबाजी मैं उचित नहीं मानता। आपकी पार्टी के विधायक बंगाल विधानसभा में अलग राज्य की मांग उठा रहे हैं, आप भी संसद में लगातार मांग उठा रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं अच्छा मानता हूँ। विधायक सांसद का पहला धर्म है कि जो जनता का एस्पिरेशन है उसको हम प्रमुखता से रखें। विधायक विधानसभा में है तो विषय वहीं रख सकते हैं, सांसद पार्लियामेंट में है तो सांसद पार्लियामेंट में विषय रख सकता है और ये उनका अधिकार है। हमें भारत के संविधान पे विश्वास है और जनता के एस्पिरेशन पे हमें गर्व है।
सो मेरा हो चाहे हमारे विधायक का हो, हमारा ये फर्ज है, उसको हम निभाते आए हैं और निभाते भी रहेंगे। 2 विषय रखना ये हमारा धर्म है, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपके माध्यम से मैं आज बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि आज बालासन से लेकर के सेवक तक 1000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हुई है। 717A सड़क तेजी से निर्माण हो रहा है। सेवक से लेकर के सिक्किम तक रेल परियोजना का काम चल रहा है। और आने वाले समय में दार्जिलिंग के लिए अलग हाईवे बनेगा। फुलबारी से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला 12 किलोमीटर का 4 लेन का सड़क बनेगा। NH10 सेवक से रंगपू तक 52 किलोमीटर का 2 लेन की सड़क बनेगी। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा। सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक 30,000 करोड़ की योजना से ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना की शुरुआत होगी। 750 करोड़ रुपए के खर्च से बागडोगरा का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनेगा। ये सब काम बहुत तेजी से होंगे। लेकिन विशेष करके गोरखाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनका भी समाधान और उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके ज़िले की, पहाड़ की जनता को लेकर के कि आखिर हमारा अस्थायी राजनीतिक समाधान कब होगा। एक वार्ता तो हो गई है। देखिए, एक बात मैं आपको जानता हूँ, डेस्पिरेशन पब्लिक में है। लगातार तीसरा सांसद मैं हूँ। और अभी जो समय है, मोदी जी, अमित शाह जी, गोरखा का अपना सांसद, हमारे कुछ विधायक भी, तो लोगों के अंदर में ऐसा लगता है कि आज नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। और ये सच्चाई भी है। सो मैं उनकी जो डेस्पिरेशन है उसका सम्मान करता हूँ। इसीलिए मैं जानबूझ के घूम के इस विषय में इसलिए आ रहा हूँ कि बहुत जल्दी गोरखाओं को लेकर के भी बड़ी घोषणा होगी। मैं 4 दिन पहले गृह मंत्री जी से मिला हूँ। काम तेजी से चल रहा है। लेकिन एक बात हमें ये भी स्वीकारनी होगी कि हमारे जितने दोस्त उससे ज़्यादा दुश्मन। दूसरी बात, जो बंगाल की जो TMC सरकार है, उसके रहते हुए समाधान निकालना कितना कठिन और कितना जटिल है, हमको ये भी एहसास होना चाहिए। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मेरा राजनीति में आना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसी खास आवश्यकता मैं नहीं देखता। हाँ, लेकिन मुझे मौका मिला है, जनता ने प्यार दिया है, मेरा वचन है। मैं जो कहता हूँ, मैं आज तक पीछे नहीं हटा हूँ। और मेरी तमाम हमारी जनताओं से, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कर सकती है यही सरकार कर सकती है। और कोई करेगी भी नहीं, किसी की इच्छा भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे विषय मैं मीडिया में खुल के आज नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज से ही फिर उसका विरोध और कई तरह के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आप विश्वास रखिए, आपने 5 साल किसी सांसद को दिए हैं और मैं ये घोषणा पहले भी कर चुका हूँ, अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपके 5 साल में नष्ट करूंगा। आपको गर्व होगा आपके अपने सांसद पे, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। ये बताइए कि ये जो कॉरपोरेशन चुनाव हुआ, आपको नहीं लगता है कि इस कॉरपोरेशन चुनाव में जो भाजपा के प्रति लोगों ने अपनी असहमति दिखाई है, उससे भाजपा के प्रति लोगों का जो विश्वास है, खासतौर से पहाड़ के लोगों का जो विश्वास है, कहीं ना कहीं डगमगाया है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, 2019 में 100% सब भाजपा थे, 2021 में सब भाजपा थे। कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी, ये 2 चुनाव को आप विधानसभा और जो है पार्लियामेंट के चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते। और जहाँ पे ममता दीदी जैसे हिटलर मुख्यमंत्री बैठी हो, वहाँ म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन पंचायत जीतना अपने आप में जो है बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना होता है।
और पुलिस प्रशासन जब सब जो है स्टेट की मशीनरी की तरह, उनके कैडर की तरह काम करते हैं, ये वास्तविकता है। और पश्चिम बंगाल में इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं इसको ये नहीं मानता, मतलब हमारे 5 काउंसलर जीते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाकी हराने के लिए जितने मशीन में परिवर्तन कर सकते तो इन्होंने पूरा किया है। और ये बात जो है टीएमसी के अपने नेता भी कहते हैं। लेकिन समय सबका आता है, परिवर्तन आज नहीं तो कल होगा। और आप पूछ के देखिए आज टीएमसी में क्या सब कुछ ठीक है? टीएमसी में कुछ भी ठीक नहीं है। ये मैं उनके अपने सीनियर सांसद के मुंह से मैं जो सुना हूँ वो आपको बात बोल रहा हूँ। तो परिवर्तन होगा। और मैं ऐसा नहीं मानता कि जनता भाजपा से नाखुश है। जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कई बार जनता को भी परिस्थिति अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन इतना तय है, आज बंगाल में अगर कुछ भी होगा तो केंद्र की योजना, केंद्र के पैसे मोदी जी के हाथ से ही होगा। ममता दीदी सिर्फ एक मुखौटा है, नाम बदल सकती हैं, स्कीम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। पश्चिम बंगाल बैंक करप्शन की तरफ से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जितनी लूट मार चल रही है, इस तरह से कोई भी राष्ट्र में कोई भी स्टेट चल नहीं सकता। राजू जी, गौतम देव जो कि सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर हैं, शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं स्थानीय जो सांसद हैं राजू बिष्ट, उनसे भी सिलीगुड़ी नगर निगम के साथ साथ सिलीगुड़ी के विकास के लिए सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। और कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी शहर को राष्ट्रीय स्तर शहर का दर्जा देने की मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं। आपने इस इंटरव्यू में कहा, और इससे पहले भी हमारी जब बातचीत हुई तो आपने कहा था कि आप 10,000 करोड़ रुपए सिलीगुड़ी के विकास के लिए खर्च करवाने को तैयार हैं। 2-3 चीज़ें उन्होंने पब्लिक में ये कहा, मुझे इस बात की खुशी है। एटलीस्ट उनको याद तो आया कि यहाँ सांसद और विधायक भी रहते हैं। टीएमसी में भी सब लोग बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं। मैं उनको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हमने 10,000 करोड़ कहा था, 1,000 करोड़ की घोषणा हो गई है, 10% हो भी गया है। मुश्किल से 10 दिन हुए अभी कॉरपोरेशन बने हुए। अब टीएमसी को बताना होगा कि पिछले 10-15 दिन में कॉरपोरेशन में जब से आने के बाद कितना टन कूड़ा सिलीगुड़ी का उठाया है। आज कितनी तेज़ी से मच्छरों का प्रकोप जो है सिलीगुड़ी शहर में बढ़ा हुआ है। खैर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी सहयोग रहेगी। 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर रकम सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट के लगते हैं, हम लगाएंगे। रही बात स्पेशल स्टेटस सिलीगुड़ी के मिले, मैं उससे बड़ी बात कहता हूँ। और आप जाके गौतम दास से कहना कि वो पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकार की तरफ से केंद्र को, मोदी जी को पत्र लिख करके भेज दें कि हम सिलीगुड़ी को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अंतर्भुक्त करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से जनता से ये वादा है, 3 महीने में सिलीगुड़ी स्मार्ट सिटी की जो योजनाओं की सूची में जो लिस्ट है उसमें सिलीगुड़ी का भी नाम होगा। इससे पहले भी मैंने बहुत चेष्टा की, आज तक मुझे पत्र जवाब यही मिलता रहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई जो है सुझाव या कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं गया, इसीलिए आज तक नहीं डाला। केंद्र सरकार अपने आप नहीं डाल सकती। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार लिख के दे तो 3 महीने में उस लिस्ट में स्मार्ट सिटी में सिलीगुड़ी का नाम डलवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अंतिम सवाल, पहाड़ की जनता को क्या कहेंगे? अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। और मैं 5 दिन पहले भी गृह मंत्री से मिला, एसटी को लेकर के या स्थायी समाधान को लेकर के, दोनों विषय पे बहुत तेज़ी से एक एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। और समय समय पे मैं भी उन टीम से मिलता रहा हूँ। और जो मुझे आश्वासन और जो रोड मैप गृह मंत्री जी ने मुझे बताया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और आने वाले समय में परिस्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द हम घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इसी तरह के तमाम मुलाकातों के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।